हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सैम्पल पेपर। और फिजिक्स का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई से आपका लॉन्च हुआ है उसका फर्स्ट हम सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। तो जिसमें देखो आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जनरल इंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम का जो टाइम पीरियड होगा एग्जाम का वो होगा 90 मिनट्स का मैक्सिमम, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपका है 35 मार्क्स। ये जो आपका पेपर है स्पेशली 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। 3 सेक्शन में आप यहाँ पे 3 सेक्शन में इसको पेपर को करना है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो क्या है, सेक्शन ए है। फर्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन ए है। इस सेक्शन ए में जो है वो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 20 क्वेश्चन अटेंड करने, ये बात ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन है। उन 25 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 20 क्वेश्चंस करने। बाई चांस अगर कोई बच्चा ऑल 25 क्वेश्चंस कर देता है तो उस केस में जो फर्स्ट 25 होंगे क्वेश्चन सीबीएसई उन्हीं को मानेगा, नेक्स्ट 5 को वो रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए आप इससे अच्छा ये करिए जो आपको कंफर्म लगे कि हाँ ये कंफर्म 25 में क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में जानता हूं, उन्हीं 20 क्वेश्चंस को करूंगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट सेक्शन बी में आपका 24 क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपको ओनली 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेम टू सेम ये भी है कि आप फर्स्ट अगर सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि आपको जो 24 क्वेश्चंस में से जो एग्जैक्ट आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं वही 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस बार का जो टर्म 1 का हमारा एग्जाम है बहुत इजी हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि आपको ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। स्पेशली देखिए आपको कितना क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चंस का। फर्स्ट सेक्शन में 5 का, सेकंड सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस का और 1 में सेकंड, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन के रूप में दे रहा है सीबीएसई, ताकि आपको अगर 10 क्वेश्चंस में से कुछ नहीं आता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसको। क्लियर है बात। अच्छा, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सब बराबर से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बच्चे डरते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपका। क्लियर है बात। चलिए तो हम सैंपल पेपर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग क्या जानते हैं, हमने इक्विपोटेंशियल पढ़ा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस था, हमने क्या पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। अगर मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे VA और VB दोनों क्या होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनमें से कौन सा गिवन जो आपको दे रखा है इसमें से कौन इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी नहीं है। तो फर्स्ट तो क्या बोल रहा है कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब या ये भी बोल सकते हैं आप दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ना। ये हमने पढ़ा था। अब कैसे, ये हमने बता भी सकते हैं, लिखवाया भी है इसको आप लोगों को। पर आप समझिए, अगर मान लीजिए ये एक सरफेस है तो हम जानते हैं इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल पे हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री पे। और एक सरफेस ये मान लीजिए ये सरफेस हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट मींस ये तो ऑप्शन सही है, आपको नहीं सही वाला खोजना है। सेकंड बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो ये हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, देखिए मान लिया कि ये एक सरफेस हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे एक पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल क्या होगा VA, एक यहाँ पे पॉइंट है B, इसका पोटेंशियल क्या होगा VB। हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल वही होता है, VA का पोटेंशियल इक्वल टू किसके होगा, VB के। और इसका डिफरेंस अगर निकालें तो VA माइनस VB हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। दैट मीन्स ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आपको नहीं करेक्ट वाला खोजना है। तो देखिए थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन देखिए for a uniform electric field they are concentric sphere। अब इसको समझिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जो इक्वी डिस्टेंस हो और इक्वी स्पेसिंग हो, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता था हमारा, ऐसा होता था, समझे।
अब देखिए ऐसा होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होनी है, परपेंडिकुलर होनी है। क्या होनी है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री आना है। क्या ये कंसेंट्रिक स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, तो यस, ये कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं है, ये क्या है, एक प्लेन शीट है। क्या है, प्लेन शीट। तो ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसेंट्रिक स्फीयर बोल रहा है, जबकि हमको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म के लिए क्या हो रहा है, प्लेन शीट हो रहा है। तो जो नहीं सही वाला ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर, वो क्या बना सकते हैं, इमेजिनरी स्फीयर। इसको भी समझ लीजिए, इमेजिनरी स्फीयर कौन से केस में बन सकता है आपका इमेजिनरी स्फीयर। तो देखिए इमेजिनरी स्फीयर कहां बनेगा, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है। क्या है, एक पॉइंट चार्ज ना, एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है। हम जानते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटसाइड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटसाइड होता है। अब अगर इसका इस पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये देखिए क्या हो रहा है, स्फीयर ही तो बन रहा है, तो ये भी सही ऑप्शन है ना। तो नहीं सही ऑप्शन वाला कौन सा है, हमारा ऑप्शन 3। क्लियर है बात, सबको समझ में आई। तो देखिए फिजिक्स में यही है, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और स्पेशली ये बात का ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहां पर हमको ये देखना है कि जो हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस plus 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively। अब देखिए इसको, एक मान लिया यहाँ पे चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे आपका कितना चार्ज है, प्लस 8q चार्ज है, ठीक है। और ये एक चार्ज रखा हुआ है, ये क्या है, माइनस 2q चार्ज है ना। ये कहां पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 0। अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में बना लें, मतलब ऐसे करते हैं, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, और ये कहां पे रखा हुआ है, x इक्वल टू L, मतलब इसके बीच में डिस्टेंस जो है कितना है, L। क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। इन दोनों चार्ज की वजह से x एक्सिस कौन सा हो गया हमारा, ये x एक्सिस हो गया। इस x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत करे हैं क्लासेस में। तो देखिए अगर हम देखें, अगर सेंटर के पहले हम सेंटर पर देखें कि क्या इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है P। अगर इस पे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं इस P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, आउटवर्ड। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है, आउटवर्ड। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां होगा, इनवर्ड। तो ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रिक सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है आपका। तो अब बचा क्या, देखिए अब एक पॉइंट कहां पे हो सकता है, एक पॉइंट आप यहां मान लीजिए Q। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड, इधर आ जाएगा। और इसकी वजह से कहां होगा, इनवर्ड, E2। और एक पॉइंट अगर आप यहाँ पे मान लें, ये तो हो गया Q पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मान लें C पॉइंट। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो या तो ये C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या Q पॉइंट पे 0 होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो बीच में तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो हमेशा कहां होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों आउटसाइड होगा। अब आउटसाइड में किधर होगा, तो देखिए अब यहाँ पे अगर C पॉइंट को देखें हम, तो C पॉइंट पे प्लस 8 चार्ज की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, E2 के। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि E2 एक तो छोटा चार्ज है और डिस्टेंस भी क्या है यहाँ से बहुत दूर है E2 का, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा वो कहां पे आएगा, Q चार्ज पे। कहां पे आएगा, Q पे। और कैसा आएगा, तो इसको अगर हम अच्छे से बनाए, ये तो आपको एक्सप्लेन करा कि कहां हो सकता है कहां नहीं हो सकता ना। अब देखिए हम निकालेंगे कैसे कि कितना होगा, तो उसको देखिए, मान लिया यहाँ पे एक चार्ज हो गया, कितना था, प्लस 8Q, और यहाँ पे एक चार्ज है कितना आपका, माइनस 2Q। इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, L। हमने मान लिया कहां पे, तो इस चीज को आप ध्यान भी रखिए, याद भी कर सकते हैं कि अगर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो छोटा वाला चार्ज है उसके पास में कहीं पे होगा। ठीक है, उसका रीजन हमने एक्सप्लेन करा। अच्छा मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है Q, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहां से इसका डिस्टेंस ले लिया, सपोज दैट कितना डिस्टेंस हो गया, L। तो अब E1 चार्ज की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में E1, क्योंकि आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज -2 की वजह से कहां होगा, इधर होगा E2। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, पॉजिटिव 8Q से इस Q की कितना हो गया D, और -2Q से डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई
डी माइनस एल। ठीक है, अब अगर पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि इसका मतलब क्या, E1 इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा पॉइंट क्यू के लिए। E1 कितना है आपका K और कितना हो जाएगा 8Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना D स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही ये इस चार्ज की वजह से K साथ में कितना हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा D माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखो K से K क्या हो गया कैंसिल, Q से Q भी क्या हो गया कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब बचेगा क्या आपका 4 बाय डी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा आपका 1 बाय डी माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर हटा दें, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई डी, अंडर रूट ले लें दोनों का तो क्या बच जाएगा 2 बाई डी, 4 का रूट क्या होता है 2 और डी स्क्वायर का क्या होता है डी, ऐसे यहाँ पे रूट ले लें तो क्या आ जाएगा 1 बाई डी माइनस एल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हमको तो क्योंकि एल का निकालना है कितना डिस्टेंस पे होगा, तो देखो कितना हो जाएगा 2d माइनस 2l और इधर कितना आ जाएगा d, तो d को एक साइड ले आए तो d 2d माइनस d और इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 2d माइनस d जाएगा तो क्या आ जाएगा d इक्वल टू 12, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही 12 सही हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p इज placed parallel to the uniform electric field. The amount of work done in rotating the dipole by 90 degrees, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम जानते हैं इक्वी डिस्टेंस पे हो, ऐसा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है डाइपोल, मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक डाइपोल रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है पैरेलल रखा हुआ है, जैसे बोल रहा है इसको, अच्छा देखो ऐसे रखा हुआ है, जब पैरेलल है तो इस समय एंगल कितना बना रहा है, इस समय एंगल जो बन रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में, डाइपोल मोमेंट किधर होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, किधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, तो θ1 जो फर्स्ट इनिशियल केस में एंगल बन रहा है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना बन रहा है 0। अब क्या बोला कि इस डाइपोल को आपको रोटेट करना है कितने एंगल से 90 डिग्री से, रोटेट कर देंगे, रोटेट करेंगे तो प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा और बाद में माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो θ2 जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हम जानते हैं, अगर हमको फॉर्मूला याद है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, ये होता है फॉर्मूला एनर्जी का। इसको रोटेट करने में एनर्जी लगेगा ना, तो एनर्जी के लिए रोटेट करने के लिए आपको कितना फॉर्मूला क्या होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, तो PE cos θ1 आपका एंगल कितना है यहाँ पे, फर्स्ट एंगल आपका कितना है 0 डिग्री है, जबकि cos θ2 कितना है आपका 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं PE cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई PE, कितनी एनर्जी आ गई PE। क्लियर है बात सबको, तो किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है और उसको 90 डिग्री रोटेट करना है तो कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा PE वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे एंड 6 माइक्रोफैराडे आर जॉइंड इन सीरीज विथ ईच अदर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर हो गए, हम जानते हैं कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैराडे, ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैराडे और ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैराडे, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था 1/CE 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/2, क्योंकि यूनिट देखो सबकी क्या है यूनिट माइक्रोफैराड है, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1/2 प्लस क्या करेंगे 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/6, एलसीएम ले लेंगे, 6 क्या हो जाएगा एलसीएम आपका 6 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 6 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 और 6 1 जा 6, तो 1/CE कितना हो जाएगा 3 + 2 5 5 + 1 6 6/6। तो देखिए रेसिप्रोकल में इसको उल्टा करते हैं हम CE, तो इधर भी 6/6, आंसर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराडे, कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराडे, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 are at a distance r between them experiencing an electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका देखिए क्या बोल रहा है, अब सिंपल हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जब दो चार्ज रखे होते हैं, एक चार्ज Q1 हो गया मान लीजिए और एक चार्ज कहाँ हो गया Q2 हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r। अगर एयर है तो एयर है तो फोर्स क्या होता है, मान लिया F, बट यहाँ पे कौन सा फोर्स बोल रहा है, F किसके लिए बोल रहा है आपको, जब मीडियम रखा हुआ है तो यहाँ पे F डैश मान लीजिए एयर वाले को, ठीक है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, अगर एयर हो और मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो सिंपल सा रिलेशन है, ध्यान रखिए, वो होता है F बाय K। कितना होता है, F बाय K, ठीक है। अगर मीडियम होता है तो फोर्स रिड्यूस हो जाता है, सिंपल सी बात है, मीडियम आ जाएगा बीच में तो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, इफेक्ट आएगा। इसीलिए जो फोर्स होता है एयर में ज्यादा होगा और मीडियम आ जाएगा तो मीडियम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन है। तो देखिए यहाँ से F आपका और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 5 था, तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा, 5F डैश। कितना हो जाएगा, 5F डैश। तो हमने F डैश अलग लिया है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो हमारा, 5F। क्या हो जाएगा, 5F। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। कौन सा स्टेटमेंट गॉस लॉ के लिए सही है, सही बोल रहा है। देखिए फर्स्ट, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो गलत है। क्यों गलत है, देखिए हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज होंगी, गॉसियन सरफेस क्या बोलता है कि फ्लक्स जो होता है क्या होता है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा होना है, इनसाइड होना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनसाइड और आउटसाइड, ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। कहीं भी नहीं है। देखिए गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला ही क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सरफेस की बात आ रही है नहीं, Q तो क्या है, चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। थर्ड ऑप्शन है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये भी अप्रोक्स हम इसको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, बट ये सही है। क्यों सही है, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड, ऐसा ही तो होगा। अब ये आउटवर्ड है तो इसके लिए ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म ही तो हुआ, तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है ना, हो सकता है। बट और आगे देखिए ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। इसको देखिए, तो मान लीजिए हमने जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करा था फॉर चार्ज के लिए, सिलेंडर बनाया था, याद है सबको, और उसमें एक चार्ज पार्टिकल था, चार्ज वायर था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमेशा आउटवर्ड। कैसा है, आउटवर्ड, और कैसा होता था, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका 3 भी सही है, बट मोर करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 4 है कि ये जो होता है, ये देखो ये चेंज हो सकता है, मतलब गॉसियन थ्योरम जो है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। तो ये सही है, ऐसा नहीं है गलत बोल सकते हैं इसको ना। बट यहाँ पे देखिए जो लास्ट ऑप्शन है वो मोर एप्रोप्रिएट आंसर है, जो एकदम करेक्ट ऑप्शन दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा गॉसियन सरफेस के लिए हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा और यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट देखिए, एक कैपेसिटर प्लेट इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी विथ V वोल्ट। एक कैपेसिटर है, देखिए क्या है, इसको समझते हैं। एक कैपेसिटर हो गया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C, बैटरी है पोटेंशियल V, बैटरी से करा, जब हमने चार्ज करा तो इसको क्या मिला, चार्ज मिला। तो Q इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, CV। कितना होता है, CV, जानते हैं हम लोग। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को क्या कर दिया, हटा दिया, एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब with dielectric constant K is inserted between its plates। अब देखिए बैटरी हटा दिया और इसके बीच में क्या डाल दिया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर विल बिकम। तो सिंपल आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे हमने मीडियम डाला तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या इफेक्ट आएगा पोटेंशियल पे, तो डेफिनेटली पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मीडियम आ चुका है। अच्छा उसको देखते हैं कैसे होगा।
देखिए तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर हुआ, क्यू। अभी जब डिस्कनेक्ट कर दिया अभी भी चार्ज कितना होगा इसके पास, क्यू ही होगा, क्योंकि चार्ज तो ये तो बोला नहीं कि चार्ज को क्या करा हमने, डिस्चार्ज करा, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है सीवी। बट यहाँ पे v जो है क्या हो गया, v डैश बोला, उसको v डैश क्यों बोला, क्योंकि पोटेंशियल कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। देखते हैं कैसे हुआ। तो देखिए हम दोनों चार्ज को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों सेम है, तो c v डैश, c से c v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब होता क्या था, देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता था वो कितना होता था, a एप्सिलॉन नॉट बाय d एयर के लिए, और जब इसके लिए क्या होता था, k एप्सिलॉन नॉट बाय d पैरेलल प्लेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए a कैंसिल हो गया, d कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे v बचा था, तो जो v डैश है न्यू वाला वो कितना बचा, v बाय k बचा, कितना बचा, v बाय k। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर सबको। चलिए, और जो कुछ भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको और आपको क्लियर करके बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़े फास्ट भी करने हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज, जो ईएमएफ बैटरी का जो ईएमएफ मेजर करना है उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, बेस्ट बोल रहा है। देखिए मेजरमेंट तो हमारा वोल्ट मीटर से भी हो जाएगा, ठीक है, बट बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हम जानते हैं क्या है, पोटेंशियोमीटर। क्या है, पोटेंशियोमीटर। एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंसर देता है कौन, पोटेंशियोमीटर। क्लियर है बात। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, इसलिए बोला जो सेक्शन 1 है उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल, और क्या बोल रहा है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम अगर बनाएं, एक वायर मान लीजिए ये हो गया और एक वायर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है I, हमको पता है अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो करंट तो क्या होता है अलग अलग, इसमें I1 हो गया, इसमें मान लीजिए क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक है। इफ द लेंथ एंड रेडियस, लेंथ का रेशियो दे रखा है, देखिए इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड 2:3, लेंथ का रेशियो मतलब L1 by L2 आपको दे रखा है कितना, 3/2, और रेडियस आपको दे रखा है R1 by R2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 2/3, ठीक है। तो देखिए आपको बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, सिंपल सी बात है, पैरेलल में होगा तो करंट अलग अलग है। अच्छा, जब पैरेलल में होता है तो क्या सही, क्या कॉमन होता है दोनों में, तो हम जानते हैं पैरेलल में क्या कॉमन होता है, पोटेंशियल। पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं वायर ए का पोटेंशियल और वायर बी का पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम। अगर इसको ए बोल दें और इसको क्या बोल दें, बी बोल दें, तो पोटेंशियल होता क्या है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो कितना होता है IR1, वन फर्स्ट वायर के लिए, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा IR, अच्छा IR1 और IR2 RB, ठीक है। अब देखिए करंट को तो हमको निकालना ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IR1 और R1 क्या है, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था ρL/A। अब यहाँ पे L1 लिख दें, यहाँ पे A1 लिख दें। रो जो है ρ1 क्यों नहीं लिख रहे, ρ1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे साफ बोला गया है कि दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है, और हमने पढ़ा था अगर मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। ऐसे ही क्या हो गया I2, इसका भी रेजिस्टिविटी ρL2 कितना हो गया, A2 हो गया, रो से रो तो क्या हो गया, कैंसिल। तो हमको किसका रेशियो निकालना है, I1/I2, करंट का रेशियो निकालना है I1/I2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए L2 into A2 बाय नीचे क्या आ जाएगा L1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमको मिल गया। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको आगे हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा I1/I2, देखिए L2/L1 दे रखा है, बट यहाँ पे रेशियो हमको क्या दे रखा है 3:2, तो L2/L1 कितना हो जाएगा 2/3। और एरिया यहाँ तो क्या दे रखा है, रेडियस, तो हम जानते हैं जो वायर होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ वायर, ठीक है, और इसका एरिया हम क्या लेते हैं πr²। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख दें, πr1² डिवाइडेड बाय πr2², पाई से पाई कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं I1/I2, यहाँ पे हो गया 2/3, उसको मैं बोल सकता हूँ R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 का रेशियो क्या दे रखा है 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा I1/I2 इक्वल टू 2/3, और ऊपर कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 3×3 = 9। तो I1:I2 कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल तो होगा नहीं, 4×2 कितना 8
इज टू 27, तो ऑप्शन 3। बात समझे? अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड ए सेमी कंडक्टर। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है और सेमी कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। और उस फॉर्मूले में एक चीज थी, आप लोगों ने देखा होगा, अल्फा। अल्फा को क्या बोला जाता था? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोला जाता था? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। और टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या होता है? इंक्रीज होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इंक्रीज होगा, दैट मींस आपकी क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है बात? जबकि सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है आपको यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वो कमेंट बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी क्वेश्चन आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।